हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में पढ़ा था और आप सबने देख लिया होगा कि यूटीआई का नाम क्या है। यूटीआई बैंक का क्या नाम हो गया? अभी एक्सिस बैंक हो गया है। मैंने आपको लास्ट कहा था कि इसका नाम देख लेना, तो आपको सरप्राइज मिलेगा। यूटीआई का नया नाम क्या हो गया? एक्सिस बैंक। इनके बारे में जाके पढ़ लेना, मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई थी। आज हम शुरू करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इसके अंदर आगे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन ये जारी करता है, क्या इसकी जरूरत पड़ती है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए शुरू करते हैं हमारा मौद्रिक नीति के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है आपके माइंड में आना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, ये लागू कौन करता है? तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता भी है और लागू भी करता है। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये इस पॉलिसी को बनाता और लागू करता है। इससे क्या होता है? इससे देश की पूरी मनी की जो सप्लाई है वो कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से उपकरण है जिसका उपयोग करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मॉनेटरी को, भारत में पैसे को, मौद्रिक नीति को, या भारत की जो हम क्या कह सकते हैं कि साख है, ये भारत का पैसा है, रुपया है, मनी है, उसको कैसे कंट्रोल कर पाता है, वो आगे हम इस लेक्चर में जानते हैं और आपको बताएंगे। सबसे पहले सबसे पहले साख नियंत्रण, जिसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल, कैसे होता है? साख नियंत्रण की दो विधियां हैं, इसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, मॉनेटरी पॉलिसी जो है साल में 4 बार बनाई जाती है। साल में 4 बार मतलब 3 महीनों में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी जरूर बनाई जाती है। और जितनी भी दरें आगे मैं आपको बताऊंगा वो सारी आपको इसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो साल में 4 बार वो रिलीज की जाती है। तो मौद्रिक नीति के उपकरण, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और जारी की जाती है। साल में 4 बार जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई चेक करता है और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इसको जो है चेंज करता रहता है। ठीक है। साख नियंत्रण की दो विधियां कौन कौन सी है? परिमाणात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव मेजर्स, मतलब उसकी क्वांटिटी कि कितना पैसा आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए मार्केट में। तो देख लीजिए इसके अंदर क्या है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत साख सृजन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। साख का मतलब क्या होता है? पैसा। साख सृजन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। इसके अंतर्गत निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो साख नियंत्रण था, उसकी दो विधियां थी। ये पहली थी परिमाणात्मक साख नियंत्रण। अब परिमाणात्मक साख नियंत्रण को भी कंट्रोल करने के लिए आगे कुछ उपकरण यूज किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुली बाजार की प्रक्रियाएं, रेपो और रिवर्स रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। तो ये 6 चीजें हैं, 6 उपकरण हैं जिसके द्वारा जो गुणात्मक परिमाणात्मक साख नियंत्रण को कंट्रोल किया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले बैंक दर, इंग्लिश में बोलते हैं बैंक रेट। भाई कोई एक बैंक होता है, मैंने आपको बताया था बैंक। बैंक का काम क्या होता है? लोगों के पास घरों में पैसा पड़ा है, मतलब यहाँ किसी के पास 10 रुपए पड़े हैं, किसी के पास 100 रुपए पड़े हैं, किसी के पास 1000 रुपए पड़े हैं। तो घर पे पड़े हैं पैसे, किसी काम नहीं आएंगे, सभी ने क्या किया? बैंक में जमा करवा दी। तो बैंक के पास 1110 रुपए हो गए। अब किसी दूसरे आदमी को 500 रुपए की जरूरत है काम शुरू करने के लिए, तो इसको 500 रुपए ये उधार मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये बैंक का काम होता है। तो ये उधार देने के लिए, उधार दिया तो इससे कुछ पैसा लिया जाएगा, तो किसी रेट पे, किसी दर पे इसको पैसा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं बैंक दर। वह कम से कम दर जो एक बैंक के द्वारा तय की जाती है, जिसके ऊपर वह दूसरों को, अपने कस्टमर को लोन दे सके, अपने कस्टमर्स को ऋण दे सके, उसको क्या बोलते हैं? बैंक दर। ठीक, उसको बोलते हैं बैंक दर। वह कम से कम दर जिसपे एक बैंक अपने कस्टमर्स को, सबसे जो है उसके सबसे प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं, जिसको लगता है कि हाँ ये पैसे वापस कर सकते हैं, उसके पास पैसा भी है, अच्छा आइडिया भी है, उसको बैंक रेट, एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया है कि इससे नीचे तो किसी को लोन नहीं दिया जाएगा। तो बैंक रेट होता है, एक दर होती है, मिनिमम दर होती है, कम से कम दर होती है ब्याज की, जिसके ऊपर अपने कस्टमर्स को बैंक लोन प्रोवाइड करता है, ऋण प्रोवाइड करता है। बैंक रेट समझ आ गया आपको? दूसरा है सीमांत स्थायी सुविधा दर।
मतलब बैंक के पास जो पैसा है उसको सीमांत स्थायी सुविधा दर उसके अकॉर्डिंग कि कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब उस इंटरेस्ट रेट पे बैंक रेट से ज्यादा होता है सीमांत स्थायी सुविधा दर। मतलब प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से जो दर डिसाइड की जाती है उसको बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर। नेक्स्ट है खुले बाजार की प्रक्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं कौन सी होती है? भाई सिक्योरिटीज होती हैं। बैंक के पास कई तरह के बॉन्ड होते हैं, कई तरह के पेपर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है। बैंक के पास भी होते हैं और सरकार के पास भी होते हैं। तो ये सिक्योरिटीज को बेचना, खरीदना, कई तरह के पत्र, परिपत्र, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा कि खुले बाजार की क्रियाओं में क्या क्या चीजें जो है लागू होती हैं, किन किन चीजों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो खुले बाजार की क्रियाओं को जो है उसका खरीद और बेच, उसको उससे भी क्या होता है, ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी हैम्पर होती है, उससे भी परिमाणात्मक साख नियंत्रण को कंट्रोल किया जाता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेपो रेट, रेपो दर। अब रेपो दर क्या होता है? एक ऐसी दर जिस दर पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को, दूसरे बैंक जितने भी बैंक है उनको, बैंकों को कर्ज उपलब्ध करवाता है, कर्ज या फिर ऋण उपलब्ध करवाता है। आरबीआई बाकी सभी बैंकों को कर्ज या फिर ऋण उपलब्ध करवाता है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज उपलब्ध करवाता है उसको क्या बोलते हैं? रेपो दर। समझ आ गया? रेपो दर। आरबीआई जिस दर पर, आरबीआई जिस रेट के ऊपर, जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंकों को कर्ज या फिर ऋण देता है उसको बोलते हैं रेपो दर। अब रेपो के उल्ट क्या हो गया? रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर। अब इसमें क्या होता है भाई? आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जिस दर से बैंकों से कर्ज वापस लेता है, बैंकों से कर्ज लेता है, बैंकों से कर्ज लेता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। अब किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा हो कि सर आरबीआई के पास तो इतना पैसा है, वो बैंकों से कर्ज क्यों लेगा? आरबीआई क्या करता है, अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, बैंकों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो बैंक क्या करेंगे? दूसरे लोगों को लोन देंगे। और आरबीआई नहीं चाहता कि मार्केट में इस टाइम पे पैसा सर्कुलेट हो, तो वो क्या करेगा? बैंकों को बोलेगा कि आपको मुझे इतना कर्ज देना है, और वो बैंकों को फिर देना पड़ता है। और जो पैसा बैंक जो है आरबीआई को देते हैं उसके ऊपर उनको जो है इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। तो ये भी मेजर्स हैं, ये उपकरण है जिससे मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, समझ आया? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। रेपो दर क्या होता है? आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, और रिवर्स रेपो दर आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है। दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और कुछ भी ना समझ आए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो भी गूगल आप सभी के फोन में, मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में, सभी के मोबाइल में होता है, तो एक बार टर्म को सर्च कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात किसको बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो। अब ये होता क्या है कैश रिजर्व रेशो? अब रिजर्व का क्या मतलब होता है? जो एक बैंक होता है, बैंक बैंक के पास मान लो 100 रुपया है, 100 रुपए का कैश है बैंक के पास, तो इसको अपने 100 रुपए के बैंक के हिसाब से कैश रिजर्व रेशो, जो बैंक के पास 12 या फिर 13% बैंक के पास, कौन से बैंक के पास? आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। जितनी भी जमा है, पूंजी होती है ना बैंक की, उसका कुछ अनुपात कैश रिजर्व रेशो आरबीआई के पास इसको जमा रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। वो डिसाइड होता रहता है टाइम टू टाइम कि कितना सीआर आ रहा है, कैश रिजर्व का कितना परसेंटेज इसको बैंक को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है साविधिक तरलता अनुपात। साविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एक बैंक के पास जितने पैसे होते हैं, एक बैंक के पास जितने पैसे होते हैं, उसका कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत बैंक को अपने पास गोल्ड तथा कैश के रूप में रखना पड़ता है। बैंक के पास जितनी भी साख है, जितने भी पैसा है बैंक के पास, बैंक को अपने पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या तो गोल्ड की फॉर्म में या फिर कैश की फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है। कई बार गोल्ड और कैश दोनों की फॉर्म में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। सारी चीजें समझ आ गई। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बैंक दर वह दर, कम से कम दर जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को लोन प्रोवाइड करता है। सीमांत स्थायी सुविधा दर
मतलब प्रेजेंट की सिचुएशंस को देखते हुए ये दर को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है खुले बाजार की प्रक्रियाएं या खुले बाजार की क्रियाएं, जिसमें कि सेल परचेज होता है सिक्योरिटीज का ओपन मार्केट के अंदर। और इसके अलावा नेक्स्ट था रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट पे आरबीआई बैंकों को कर्ज प्रोवाइड करवाता है, ऋण प्रोवाइड करवाता है। और रिवर्स रेपो दर पे क्या होता है? रिवर्स रेपो दर पे आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है। और जब रेपो रेट पे आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है तो उनसे क्या करता है, जो सिक्योरिटी को डिपॉजिट करवा लेता है अपने पास, ताकि कल को अगर बैंक लोन वापस नहीं कर पाया, ऋण वापस नहीं कर पाया, तो मैं उसकी सिक्योरिटीज को बेचकर जो अपना पैसा वापस ले लूंगा, अपना पैसा दूसरों से मैं वापस करवा सकता हूँ। इसलिए रेपो दर पर क्या करता है, सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है बैंक्स को। रिवर्स रेपो दर पर कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करवानी पड़ती आरबीआई को। नेक्स्ट था कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात। मतलब जो बैंक है उसको आरबीआई के पास कुछ हिस्सा अपने कैश का रिजर्व के फॉर्म में वहां पर जमा करवाना पड़ता है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सांविधिक तरलता अनुपात में बैंक के पास जितनी भी जमा राशि है उसका कुछ हिस्सा गोल्ड और कैश के फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई कस्टमर एकदम से आ जाए जिसने की बड़ी अमाउंट में उसको पैसा चाहिए तो ये निकाल के दे सके। ठीक। उपयुक्त दरों एवं साख सृजन में ऋणात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है, ये तो पहला पॉइंट था, अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण। पहला तो क्वांटिटी था, अब ये क्वालिटेटिव मेजर रेशो। गुणात्मक साख नियंत्रण को चयनात्मक विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत साख के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत आरबीआई व्यापारिक बैंकों के द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं हेतु दिए गए ऋण को हतोत्साहित करती है, जबकि वांछित गतिविधियों की ओर साख के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके प्रयुक्त होते हैं। अब क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को बोल देता है। कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से? जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोल देगा कि अगर किसी ने इंडस्ट्री लगानी है तो उसको लोन 4% पर दिया जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री से लोगों में रोजगार सृजन होगा, लोगों की गरीबी दूर होगी जो है इंडस्ट्री लगाने से, तो उसको लोन 4% पर दिया जाएगा। किसी ने जमीन खरीदनी है उसको लोन क्या है, 4% पर दिया जाएगा, क्योंकि कोई किसान ही खरीदेगा जमीन, उस पर काम करेगा, हल चलाएगा। लेकिन अगर किसी ने कार खरीदनी है, कार लोन कितने परसेंट पर दिया जाएगा? 11% पे, क्योंकि कार से इकोनॉमी में कोई फायदा नहीं होने वाला, कार किसी को रोजगार नहीं दे सकती। अगर किसी ने मान लो हाउस लोन लेना है तो हाउस लोन या फिर जिसको होम लोन बोलते हैं, होम लोन 12% पे दिया जाएगा। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि किन गतिविधियों को हतोत्साहित मतलब उनको कम करना है और किनको प्रोत्साहित, इनको बढ़ाना है। जिन गतिविधियों को बढ़ाना है वहां पर इंटरेस्ट रेट कम कर दो, और जिनको हतोत्साहित करना है, जिसको कम करना है गतिविधियों को, वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो ये क्वालिटेटिव मेजर्स आरबीआई ही लेता है। ठीक। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मानदंड का निर्धारण। तो ये तीन चीजें होती हैं जो कि क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर काउंट होती है। अब हमने देखा था खुले बाजार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो कि क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रय विक्रय के द्वारा देश में मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण किया जाता है, तो इसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। अब क्या होता है, सरकारी हुंडियां जो है आरबीआई डिसाइड करता है कि कितने रेट पे बेचनी है, कितने पे खरीदनी है। तो ये खुले बाजार की क्रियाएं जो है ये भी आरबीआई डिसाइड करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकालना होता है या कम करना होता है तो वह खुले बाजार का प्रयोग करता है। अब ये पॉइंट ध्यान से पढ़ लो। आरबीआई को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को, अब बाजार में कुछ पैसे हैं उनको निकालना है या कम करना है, तो क्या करेगा? खुले बाजार का प्रयोग करेगा, खुले बाजार के ऑपरेशंस का। मतलब जो सरकारी हुंडियां हैं या फिर सरकारी पेपर्स हैं उनको कहेगा बॉन्ड्स को बेच दो। अब बैंक बॉन्ड्स बेचेंगे, मान लो एक बॉन्ड की कीमत 1000 रुपए है, 10 लोगों ने बॉन्ड खरीद लिया। अब उनके पास बॉन्ड है, बॉन्ड से वो क्या करेंगे? वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे, बॉन्ड रहेगा उनके पास 1000 रुपए का, 10 लोगों ने 10,000 के बॉन्ड खरीद लिए, तो ये 10,000 आरबीआई के पास जमा हो गया।
क्या मार्केट से एक्स्ट्रा कैश निकाल लिया। ये एक एग्जांपल था, बहुत बड़े बड़े लेवल पे मार्केट से एक्स्ट्रा कैश आरबीआई एक दिन में ही खींच सकता है। ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है सारी चीजें। वर्तमान में प्रमुख दरें, अब देखिए कुछ नीति दरें होती है, कुछ आरक्षित दरें होती है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, एमएसएफ मैंने आपको बताया, सीमांत स्थायी सुविधा दर, और आरक्षित दरें सीआरआर, एसएलआर, ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी, 6 दरें होती हैं और ये साल में 4 बार डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, आरबीआई डिसाइड करता है। तो करंट अफेयर के अंदर आप इन चीजों को पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर के अंदर कि वर्तमान समय में जो है क्या दर चल रही है या फिर किस तरह से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी समझ ली कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से आरबीआई काम करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का फायदा क्या है, मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई और डिफ्लेशन क्या क्या मतलब है, संकुचन, जब महंगाई के उलट स्थिति पैदा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी के ही हाथ में होता है। अब मुद्रास्फीति होती क्या है, देखिए यहाँ पर मुद्रास्फीति, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर पर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे कि पहले चीनी 35 रुपए किलो मिल रही है आपको मार्केट में और धीरे धीरे आपने देखा कि 2 से 3 महीनों में चीनी जो है 50 रुपए किलो पहुंच गई है। तो क्या हुआ, चीनी तो 1 किलो ही आ रही है, पहले 35 रुपए में आ रही थी, अब 50 रुपीज पर किलो आ रही है। तो क्या हुआ, महंगाई हो गई, इसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। जैसे कि पेट्रोल किसी टाइम पे 25 रुपए लीटर हुआ करता था पेट्रोल और आज यहां पर 110 रुपए लीटर के आसपास पहुंच जाता है। तो क्या होता है, ये मुद्रास्फीति की कंडीशन होती है कि ठीक है महंगाई बढ़ रही है। मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है, मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन, एक स्टैगफ्लेशन होती है, ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति की वह स्थिति होती है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ साथ आर्थिक निष्क्रियता तथा बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। मतलब उसमें महंगाई तो बढ़ती जाती है लेकिन जॉब्स बिल्कुल कम हो जाती है, लोगों की जॉब चली जाती है महंगाई के कारण, महंगाई में लोगों की जॉब छूट जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। मतलब महंगाई भी बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो जब दोनों सी चीजें एक साथ बढ़ने लग जाएं तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। सीधा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी की दर भी बढ़ती जाए। अब मुद्रास्फीति समझ आ गया। एक होता है डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन। इसमें क्या होता है कि चीजों के प्राइस कम होते जा रहे हैं। पहले मान लो जो नमक होता है वो 20 रुपए पर किलो मिल रहा है, अब धीरे धीरे 2-3 महीनों में 10 रुपए पर किलो मिलने लग गया नमक। तो ये क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया, मतलब महंगाई की उलट स्थिति। नेक्स्ट देखिए, अवमूल्यन या फिर डीवैल्यूएशन। अवमूल्यन से आशय किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से होता है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि अपने देश की मुद्रा को किसी बाहर के दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले में उसके सापेक्ष जानबूझकर कम करने की स्थिति को कहते हैं डिवैल्यूएशन, की अपनी मनी को घटा देना। जैसे कि आज डॉलर का रेट है 78 रुपीज, ठीक है, 78 रुपीज इक्वल टू $1। हमने क्या कर दिया, हमने अपनी वैल्यू अपनी मनी को डिवैल्यूएट कर दिया, उसका डिवैल्यूएशन कर दिया, तो $1 अब कितने का होगा, 100 रुपए में अब $1 खरीद सकते हैं। ठीक है, भारत में अब तक अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 और 1991 1991 में किया जा चुका है। तो भाई आज तक 3 बार ही डिवैल्यूएशन हुआ, अवमूल्यन 3 बार हुआ। इसको नोट कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में कि अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कब कब हुआ, 1949, 1966 और 1991। आगे देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि सेबी बोलते हैं, सेबी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेबी। कई बार पेपर में आपको सीधा ही सेबी लिखा हुआ मिलेगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स को, और आपको समझना है कि ये सेबी कौन सा है। सेबी SEBI है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी इस एक्ट के तहत, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। अब सेबी का काम क्या है? अभी स्थापना तो आपने पढ़ ली है। तो सेबी को म्यूचुअल फंड्स एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रक एवं विनियमन रेगुलेटर के अधिकार दिए गए हैं। मतलब जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो स्टॉक मार्केट है, जो मनी मार्केट है, उसके जो है स्टॉक मार्केट में नियंत्रण करना, कंट्रोल और विनियमन रेगुलेट करने के अधिकार किसके पास है? सेबी के पास। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण एवं विनियमन करता है? पता होना चाहिए सेबी। वहां पे आरबीआई भी दिया होगा, सिडबी भी दिया होगा, कुछ और भी दिया हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सेबी का मुख्यालय मुंबई के अंदर है, जबकि इसके क्षेत्रीय ऑफिस भी है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और चेन्नई। तो सेबी का एक मुख्यालय है मुंबई के अंदर और इसके 4 रीजनल, जिसको कि क्षेत्रीय कार्यालय बोलते हैं, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए। याद रहेगा आपको। विश्व प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक, विश्व प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक, जैसे कि ये उनके स्टॉक एक्सचेंज का नाम है और ये उनके शेयर सूचकांक का नाम है। ये देश का नाम है कोरिया, यहाँ पर कौन सी होती है? कोस्पी। चीन, यहाँ पर है एसएसई। टोक्यो, निक्काई। ताइवान, टाइएक्स। थाईलैंड, सेट। जर्मनी, मिडडेक्स। ब्राजील, बोवेस्पा। यूएसए, नास्डाक। सिंगापुर, सिमैक्स या स्ट्रेट्स टाइम्स। मैक्सिको, बोल्सा। इंग्लैंड, एफटीएसई 100। हांगकांग, हैंगसोंग। और भारत के अंदर, भारत की स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी भारत की बाद में बनाई गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत के अंदर 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिसमें कि इसके अंदर आपको एक डीमेट अकाउंट खोलने पड़ते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर एनएसई के अंदर। तो उसके बाद आप लोग जो है इनसे सिक्योरिटीज, शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग देशों का मैंने बता दिया यहाँ पर शेयर सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज के नाम। भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद भारत में प्रतिभूति बैंक नोट मुद्रणालय है। भारत में प्रतिभूति बैंक नोट मुद्रणालय। तो भारत में प्रतिभूति पत्र, मुद्रा, सिक्कों आदि के मुद्रण का दायित्व भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL का है। तो भारत में जितने भी प्रतिभूति पत्र हैं, सिक्योरिटीज पेपर्स हैं, मुद्रा है, सिक्के हैं, इन सबका मुद्रण कौन करता है? तो भी प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो है निर्माण करता है। ये किसका दायित्व है, किसकी जिम्मेवारी है? SPMCIL की। इसकी स्थापना जनवरी 2006 के अंदर हुई थी और यह वित्त मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली में की गई है। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। यह मिल विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करती है। तो मैंने बताया था ना आपको कि सिक्योरिटी पेपर जो है, आपको बैंक क्या कहेंगे? सिक्योरिटी पेपर परचेज कर लो। अभी सिक्योरिटी पेपर आपको जो है 1,000 रुपए में मिल रहा है और 1,000 रुपए में आपको जो है 5% जो है इसका इंटरेस्ट दिया जाएगा, 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा, या फिर इन सिक्योरिटीज की कीमत बाद में 1,000 की जो है 1,500 रुपए आपको दी जाएगी। तो कंडीशन के हिसाब से है, उस टाइम पे जो खरीदने के टाइम में आपको क्या कंडीशन दी जा रही है। तो ये जो सिक्योरिटी पेपर, ऐसे थोड़ी कि कोई भी मतलब कि अपना सिक्योरिटी पेपर बनाया, प्रिंट निकाला और बैंक अपने सिक्योरिटी पेपर बना देगा, ऐसा नहीं होता। ये सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से जो है वहां से बनाए जाते हैं, वहां से जारी किए जाते हैं, वहां पर इनका उत्पादन होता है और ये आरबीआई की देख रेख में होता है।
SPMCIL इसका जो है इसको ध्यान में रख के बनवाता है और आरबीआई की देख रेख में ये सारा काम होता है। यह मिल विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करती है। कितना उत्पादन करना है, कितनी मनी के या कितने पैसों की सिक्योरिटी पेपर बनाने हैं, क्या उनकी फेस वैल्यू रखनी है, क्या उनकी बॉन्ड वैल्यू रखनी है, वो सारी चीजें डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, वो पेपर मिल थी, ये प्रिंटिंग प्रेस है। भारत में 4 बैंक नोट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। भारत के अंदर 4 ही सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है जिसके अंदर की बैंकों के अंदर जो नोट है वो जारी किए जाते हैं। पहला है करेंसी नोट प्रेस, नासिक महाराष्ट्र के अंदर। भारत के इस नोट मुद्रणालय की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। कोई आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहला नोट जो है कहां पे छपा, तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर। नासिक महाराष्ट्र में भारत के इस नोट मुद्रणालय की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। दूसरा है बैंक नोट प्रेस, देवास मध्य प्रदेश में। पहला नासिक महाराष्ट्र, दूसरा देवास मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इस मुद्रणालय में बैंक नोटों के अलावा उच्च गुणवत्ता की स्याही का भी उत्पादन किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद, स्थापना 1982 में हुई थी। अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं भाई, कई बार ये आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, ये नासिक ये भी महाराष्ट्र में है, और हैदराबाद पता ही आपको कहां पर है, तेलंगाना के अंदर है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। दूसरा नासिक 1928, मध्य प्रदेश 1974 या देवास 1974, और नासिक 1925, हैदराबाद 1982। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग या निम्न का मिलान करें में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट होता है टकसाल। टकसाल क्या होता है, जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। जो आपने देखा ना सिक्के, भारत के सिक्के, तो 4 टकसाल हैं भारत के अंदर। कहां कहां पर है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा। 4 टकसाल हैं भारत के अंदर, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। तो ये टोटल कितनी टकसाल है, 4। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर टकसाल नहीं है। निम्न में से किस जगह पर टकसाल नहीं है, तो आपको इन चारों जगहों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, भारतीय लोक वित्त, भारतीय लोक वित्त के बारे में, बजट के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए और रिवीजन जरूर कर लीजिए। और एक और बात है, रिवीजन जरूरी है, ये तो आप समझते हैं कि रिवीजन करनी है। रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं हुआ। 30 मिनट का लेक्चर देखते हो, कम से कम 30 मिनट प्रैक्टिस भी करो उसी लेक्चर से संबंधित। ये कैसे पॉसिबल है, क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपको चैप्टर वाइज दिया गया है। जिस तरह से मैं कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले आपको बता देता हूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसी तरह से क्वेश्चन बैंक में आप सारी चीजें आपको पहले से पता लग जाएंगी कि इस चैप्टर में किस किस चीज से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर परचेज कीजिए। 9896160956 के अंदर आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, सारी डिटेल पता कर सकते हैं, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, धन्यवाद।